द्वितीय वर्ष की छात्राएं, BA सेकेंड ईयर की छात्राएं ध्यान दें। आज हम अपनी दूसरी पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के पहला टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। उसमें हमने कल पढ़ा था अपने कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ और इसकी कुछ विशेषताएं थीं, जैसे कि संपूर्ण पूर्व स्वतंत्र संपन्न राज्य, समाजवादी राज्य, पंथ निरपेक्ष राज्य, लोकतांत्रिक राज्य, गणराज्य और मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अगली विशेषताओं के बारे में। तो पहली विशेषता है निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जो निर्मित और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान का निर्माण एक विशेष समय पर और एक विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया था। इसके मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और इसे 22 भागों में विभाजित किया गया है। लेकिन वर्तमान में इसके 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ यानी कि 4 अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई थी। पहले 8 अनुसूचियाँ थी, फिर 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ और इसे 22 भागों में ही विभाजित किया गया है, जो विश्व का सबसे निर्मित, लिखित और व्यापक संविधान है। इसकी अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली को अपनाने का भारत के जो संविधान निर्माता थे उन्होंने 1919 के अधिनियम और 1935 के अधिनियम के अनुभवों से ये ज्ञात किया कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाना चाहिए, क्योंकि उसमें भारत में ब्रिटेन का शासन था और वहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली थी। तो भारत के जिस विद्वानों ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाना ही उचित समझा। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से अपना विश्वास खो देती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका में से अपना विश्वास खो देती है तो कार्यपालिका को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। भारत का राष्ट्रपति एक संवैधानिक अध्यक्ष है, जबकि वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। किसमें? मंत्रिमंडल या प्रधानमंत्री में निहित होती हैं और प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह है संसदीय शासन प्रणाली। अगला है एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन प्रणाली। एकात्मक लक्षणों सहित संघात्मक शासन प्रणाली। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एकात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। एकात्मक शासन प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसमें शासन की सभी शक्तियाँ एक ही केंद्र में निहित होती हैं। किसमें होती हैं? एक ही केंद्र में निहित होती हैं। उसे एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। एकात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन नहीं होता है। जैसे कि ब्रिटेन, जापान, नॉर्वे, स्वीडन जैसे देश हैं जहाँ पर एकात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। फिर हमने ज्ञात करेंगे कि संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। कि संघात्मक शासन प्रणाली क्या होती है। संघात्मक शासन प्रणाली वो प्रणाली होती है जिसमें शक्तियों का विभाजन होता है। क्या होता है? शक्तियों का विभाजन होता है केंद्र और राज्यों और उसकी इकाइयों के बीच में। केंद्र, राज्यों और उसकी इकाइयों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। उसे कहते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। भारतीय संविधान के अनुच्छेद प्रथम में इंडिया अर्थात भारत एक राज्यों का संघ है, इस शब्द का उल्लेख किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? कि भारत एक राज्यों का संघ है, इस शब्द का उल्लेख किया गया है। इसमें संघात्मक शासन प्रणाली के विभिन्न गुणों को अपनाया गया है, जैसे कि संविधान सर्वोच्च होता है और स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और निर्मित व लिखित संविधान होता है। ये संघात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं। लेकिन संघात्मक शासन प्रणाली के साथ साथ भारतीय संविधान का झुकाव एकात्मक शासन की ओर भी जाता है। जैसे कि कई ऐसे गुण हैं, जैसे एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति। अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे IAS, IPS और IFS, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा। इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। इसके अलावा जो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। ये एकात्मक शासन प्रणाली के गुण हैं। इसके अलावा एकल नागरिकता। भारत के सभी नागरिकों को एक ही प्रकार की नागरिकता प्राप्त है, वो है हम भारत के नागरिक हैं। ये एकात्मक शासन प्रणाली के गुण हैं। अगला पॉइंट है
नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में, अनुच्छेद 36 से 51 में इन नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है, जिसको भारतीय संविधान में आयरलैंड के सिद्धांत से, जिसे भारतीय संविधान में आयरलैंड के सिद्धांत से प्राप्त किया गया है। इसका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। जो भारत संविधान जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, वो इसी से प्रेरित है। किसे? नीति निर्देशक तत्वों से प्रेरित है। अगले पॉइंट है मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। किसका? मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इन मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ रूस के सिद्धांत से लिया गया। कैसे? सोवियत संघ रूस के सिद्धांत से लिया गया है। मूल सिद्धांत में नागरिकों को 10 प्रकार के मूल कर्तव्य प्राप्त थे। मूल सिद्धांत में नागरिकों को 10 प्रकार के मूल कर्तव्य प्राप्त थे, लेकिन वर्तमान में 86 में संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वां मूल कर्तव्य नागरिकों को प्रदान किया गया, जिसमें लिखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। धन्यवाद।